देखो अपन बात कर रहे थे भाग नंबर 4 की। और भाग नंबर 4 में किसका उल्लेख है? नीति निदेशक तत्व है, जो कहां से लिए गए? आयरलैंड से। अब देखो एक बार जितने भी अनुच्छेद पढ़ाए हैं वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अपन पढ़ रहे थे भाग नंबर 4, और 4 में उल्लेख किसका है? नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए? कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तेज बहादुर सप्रू समिति। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य का गठन करना। आप देखो इसमें अनुच्छेद नंबर 36 में किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा। 37 में किसका उल्लेख है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 38 में किसका उल्लेख है? सरकार जनता का कल्याण करे सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक रूप से। फिर उसके बाद बताया 38 क में किसका उल्लेख है? प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताओं को दूर करना। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 39 में असमान काम के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान वेतन। उसके बाद 39 क निःशुल्क कानूनी विधिक सहायता। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 40 में किसका उल्लेख था? ग्राम पंचायतों का गठन। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 41 में किसका उल्लेख था? ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? दमन दय से विशेष दशाओं में प्रावधान। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 42 में से मनोचित दशा व प्रसूति सहायता। क्लियर? उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 43 में किसका उल्लेख मिलता है? निर्वाह योग्य मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए कि उसका पालन पोषण हो उसके। हाँ, मनोचित मतलब कल की क्लास, और वो ऑनलाइन है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 44 43 कह रह गया बीच में ना। 43 क में उद्योगों आदि में क्या है? अब व्यक्ति की मान सकते हो मजदूर वर्ग की क्या होनी चाहिए? भागीदारी होनी चाहिए उसमें। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 44 में किसका उल्लेख है? समान सिविल संहिताएं विवाह के लिए जो कानून होते हैं और वो सभी के लिए समान होते हैं, ठीक है। और समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बताया था आपको? गोवा होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 में किसका उल्लेख है? हम्म 6 वर्ष से कम उम्र के अगर बच्चे हैं तो उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना, ठीक है। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 46 में SC ST OBC के लिए आरक्षण की बात की गई, अनुच्छेद नंबर 46 में। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 47 में AK-47 जैसा रहना है तो पोषायुक्त आहार अच्छा खाना पड़ेगा। नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों, शराब आदि पे रोक की बात की गई। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 48 में कृषि व पशुपालन आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से होना चाहिए, इसका उल्लेख है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 48 क, ठीक है। अब बात आती है, देखो आगे अनुच्छेद नंबर 48 क या एक, इसमें किसका उल्लेख है? अब देखो इसमें कहा गया पर्यावरण वन व वन्य जीवों का संरक्षण। कहने का मतलब पर्यावरण का मतलब समझ रहे हो? प्रकृति की रक्षा करनी। प्रदूषण कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? मानव ही प्रदूषण कर रहे हैं। वन व वन्य जीवों का संरक्षण कहने का मतलब पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, किसके द्वारा काटे जा रहे हैं? मानव के द्वारा। अब जैसे जैसे धरातल पे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो उसका रीजन कौन है? अरे इंसान ही तो उसका रीजन है, तो इंसान ही रोक सकता है उसको। तो इसमें किसका उल्लेख है? पर्यावरण, वन व वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीव का मतलब समझ गए क्या? जितने भी जीव जंतु हैं, देखो कोई बीमारी के कारण मरते हैं, कोई और कारण से मरते हैं तो वो कोई बात नहीं होती, लेकिन अगर मनुष्य उसका आखेट कर रहा है, शिकार कर रहा है, तो वो चीजें गलत हैं, ठीक है। तो उसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्लियर? अब पूछ ले कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? अब 42वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा? 42वां। सी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में होता है। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 49 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 49। अब देखो बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 49 का मतलब ये, जैसे कोई अपने राजगढ़ में देख लो पार्क बना दिया, अब देख रेख करना सरकार का दायित्व बनता है, वहां गार्ड भी है ना। अपने सामने एक एग्जाम्पल है, तो जितने भी शहीद स्मारक बने हुए, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उसकी देख रेख का काम कौन करेगी? सरकार करेगी। वो किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन
उसके जस्ट बाद अपन भाग 4 क में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। अब कहा गया कि सरकार भी जिम्मेदारी, लेकिन एक बात बताओ, सरकार ज्यादा से ज्यादा वहां एक व्यक्ति 2 व्यक्ति नियुक्त कर सकती है, सुबह शाम उसकी सफाई करवा सकती है। अगर लेकिन अंदर लोग जाएंगे, वहां कचरा फैला रहे हैं, बार बार में असुविधा कर रहे हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मानव की भी तो जिम्मेदारी बनती है उसके लिए। तो कहने का मतलब सरकार की भी बनती है और व्यक्ति की भी बनती है। सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है वो नीति निदेशक तत्व में बनती है, और व्यक्ति की जो जिम्मेवारी बनती है वो मौलिक कर्तव्य में बनती है, न कि मौलिक अधिकार में। आगे क्या बात समझ में, दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। अब आता है अनुच्छेद नंबर 50। अनुच्छेद नंबर 50, इसमें कहा गया कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, किसको, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, न्यायपालिका से अलग। अब कार्यपालिका में कौन आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं मैं बता देता हूं आपको। एक तो आते हैं कर्मचारी, कौन आते हैं, कर्मचारी। कर्मचारी के ऊपर कौन होते हैं, अधिकारी, और अधिकारी के ऊपर होते हैं मंत्री लोग। कौन होते हैं, मंत्री लोग। अब देखो इनका काम अलग है, और कार्यपालिका में आते हैं जज, कौन आते हैं, जज। इनका काम अलग है, कहने का मतलब दोनों अलग रहो, समझ रहे हो क्या। इनमें आपस में मतभेद हो गया तो क्या हो गया, शासन व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये चीजें आप भी समझ सकते हो ना। इसलिए कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होनी चाहिए, कहीं इन दोनों को एक ना कर दो। आगे बात समझे। और वो डिपेंड करता है सरकार पे, करे या ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन वर्तमान में कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग है, आपको पता होगा इस चीज का, तो क्लियर है। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 51, अनुच्छेद नंबर 51। 51 में कहा गया शांति बनाए रखना, किसका, अशांति बनाए रखना। कहने का मतलब देश में शांति बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार करे ऐसा कोई प्रावधान करे, अगर कोई हुड़दंग हो रही है, दंगाबाजी हो रहा है, कोई रैलियां वगैरह निकल रही हैं, तो भाई जायज मांगे तो मांग पूरी करो। अगर कोई आंदोलन चल रहे हैं सही है तो उसको संभालो। आगे के बात समझ में। बाकी नहीं है तो उसको नियंत्रित करो। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, या और किसी भी तरह से जनता में आक्रोश है, या तो उनकी मांगों को सुनो, अन्यथा उनको रोको। ये किसकी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी। और सरकार ऐसे करती है अब प्रशासन के माध्यम से, जैसे फालतू में भीड़ इकट्ठा हो जाती है या फिर फालतू में कोई लड़ाई दंगे हो जाते हैं, तो प्रशासन आता है ना और वह नियंत्रण करता है, वही जिम्मेवारी है। कहने का मतलब शांति बनाए रखना। और ये मैं कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में शांति बनाए रखना। अब देखो अनुच्छेद 51 इसी के तहत भारत को यूएनओ में शामिल किया गया है। किसमें, यूएनओ में शामिल, क्योंकि भारत ने प्रावधान किया कि भाई देश में क्या होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। तो यूएनओ ने सोचा कि हाँ देश सोच तो सही रहे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यूएनओ की कुछ, तो पूछ ले यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो कब होती है, 1945 में। कब होती है, 1945 में। पूछ ले कि इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं, सदस्य देश कितने, 193। और पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कहाँ है भी, न्यूयॉर्क में। कहाँ है, न्यूयॉर्क। क्लियर, याद रहेगा क्या। ये अपना यहाँ से अपना भाग नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाता है, भाग नंबर 4। लेकिन एक बार जहां से मैंने बताया आज वहां से दोबारा बता देता हूं आपको। सबसे पहले बात की अपने अनुच्छेद नंबर 48 की बात की, उसमें किसका उल्लेख है, वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो करती है तो। कौन सी सुविधा, अब देखो मूल, मेरी बात सुनो, मूल संख्या होती है जैसे 46, 47, 48, कै ख घ ग, जो भी उसमें ऐड हो रहा है, अन्यत्र ऐड हो रहा है, कहने का मतलब वो किसके तहत ऐड हुआ है, संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ है। क्लियर। तो पूछ ले कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वां संविधान संशोधन कब होता है, 1976। उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 49 में किसका उल्लेख है, अब 49 नहीं लिखा तो आपको पता नहीं है ना। शहीद स्मारकों, सार्वजनिक स्थल हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उनका संरक्षण देखभाल का काम कौन करे, सरकार करे। क्लियर। उसके बाद बताया अनुच्छेद नंबर 50 में किसका उल्लेख बताया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। आगे क्या बात समझ में। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही क्या अलग अलग है, उनको अलग अलग रखा गया। अब देखो रखा गया है ये नहीं है रखा जाए, ये नीति निदेशक तत्व है, लेकिन भारत देश ने इसका प्रावधान कर रखा है, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ही अलग अलग है। ये मैंने बताया था सुझाव है, ये नहीं कह रहे कि रखना ही चाहिए। रखो तो अच्छी बात है, रखोगे तो शासन व्यवस्था क्या चलेगी, अच्छे से चलेगी। नहीं रखोगे तो वही सिस्टम ऐसे रहने, जैसे बांग्लादेश की शासन व्यवस्था खराब है, पाकिस्तान की खराब है, ऐसे ही भारत देश में हो जाएगा। क्लियर।
अब बात आती है उसके बाद अनुच्छेद नंबर 51, अनुच्छेद नंबर 51। 51 में किसका उल्लेख है? शांति बनाए रखना, पूरे देश में शांति बनाए रखना वो सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो किसी ना किसी तरह से कोई आंदोलन हो रही है, कोई भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो उसका समाधान करे, और अगर मांगी जायज नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से उसको शांत किया जाए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और इसी अनुच्छेद 51 51 के तहत भारत को किस में शामिल किया गया था? यूएनओ में शामिल किया गया था। पूछ ले यूएनओ की स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। सदस्य देश कितने होते हैं? 193, 193। और पूछ ले मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ बताओगे? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? समझ में आ गई? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? हेडिंग लगाओ, अनुच्छेद नंबर 48 क या 1। अनुच्छेद नंबर 48 क या 1। लिखो, पर्यावरण, पर्यावरण वन, पर्यावरण वन व, पर्यावरण वन व वन्य जीवों के, वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान सरकार करे, अगर चाहे तो करे, है ना? लिख दिया? अब लिखो आर्टिकल नंबर 49। हाँ सॉरी, ऐड करो नीचे, 42वां संविधान संशोधन 1976 लिखो नीचे, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद लिखो आर्टिकल 49, 49। इसमें लिखो राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, स्थानों, सार्वजनिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों की रक्षा करना, सार्वजनिक स्थलों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है, की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है? उसके बाद अनुच्छेद नंबर आगे कौन सा आएगा? 50, अनुच्छेद नंबर 50। लिख दिया गया? लिखो, कार्यपालिका को, कार्यपालिका को न्यायपालिका से, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग, अलग रखा गया है, अलग रखा गया है। देखो एक बात बताऊं, थोड़ा सा ना आपको बाद में आगे जाके चीजें पता नहीं चलेगी कि कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। ठीक है? थोड़ा सा ऊपर जगह बचता है, इसमें थोड़ा सा एरो करके लिख दो। कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री आते हैं कार्यपालिका में, और न्यायपालिका में जजेज, जितने भी जज होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है? आपकी जानकारी के लिए, है ना? इन फ्यूचर आपको दिक्कत नहीं हो कि कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। लिख दिया? आप लिखो अनुच्छेद नंबर 51, अशांति को बढ़ावा देना, शांति को बढ़ावा देना। इसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर कोई विवाद होता है तो उसमें भी क्या है भाई, शांति बनाए रखने की। जैसे अब ये नहीं है कि देश का विवाद, अंतर्राष्ट्रीय भी अपने जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है ना, डेली अपने लड़ाई झगड़ा ही रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि विदेश नीति भी अच्छी होनी चाहिए, विदेशों के साथ भी संबंध अच्छे होने चाहिए। क्लियर? ब्रैकेट में लिख देना साथ में अंतर्राष्ट्रीय, ब्रैकेट में लिख दो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब लिखो, इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद के तहत भारत को, इसी अनुच्छेद के तहत भारत को यूएनओ में शामिल किया गया, इसी अनुच्छेद के तहत भारत को यूएनओ में शामिल किया गया। अब यूएनओ की थोड़ी डिटेल लिख दो। स्थापना 1945, सदस्य देश 193, मुख्यालय न्यूयॉर्क। लिखो एक,
उतार दिया गया। अब उसके बाद आगे कौन सा आएगा, बाघ चार कै, कौन सा आएगा भाई, बाघ चार कै, ठीक है, ये समझो, बाघ चार कै। अब पूछ ले कि बाघ चार कै में किसका उल्लेख है, तो किसका बताओगे, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख मिलता है, मौलिक कर्तव्य, सारे एक साथ लिखवाए थे ना पहले आपको। अब मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, किसका, अब मौलिक कर्तव्य। उसके बाद बात आती है कि इसमें अनुच्छेद, आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो इसमें एक ही आर्टिकल आता है। अनुच्छेद कौन सा आता है, इसमें आता है अनुच्छेद 51 कै, एक ही आता है, कौन सा आता है, अनुच्छेद 51 कै। अब पूछ ले कि इसको कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अब इससे पहले मेरे को यह बता दो कि नीति निदेशक तत्व को कौन सी समिति की सिफारिश पर, हाँ, तेज बहादुर सप्रू समिति, और इसमें आता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किसको जोड़ा गया है भाई, किसको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य। अब देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके एग्जाम में कि मूल संविधान में, मूल का मतलब जिस टाइम संविधान लिखा गया, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 0। क्यों, कि मूल संविधान में क्या नहीं थे, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। तो ये पूछ ले, अब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य, अब मूल संविधान में अब मौलिक कर्तव्य, अब मौलिक कर्तव्य तो कितने थे भाई, न 0 0। अब उसके बाद देखो कैसे कैसे वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितने हैं भाई, मौलिक कर्तव्य हैं 11। अब ये कैसे कैसे ऐड होते हैं, उसके बाद होता है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब होता है वैसे, हाँ 1976 में होता है। कब होता है, 1976, 1976। और इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य, क्लियर। उसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन। कौन सा होता है, 86, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और ये कब होता है, 2002, पहले भी बताया आपको, याद रखो इसको, 2002 में होता है। और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, क्लियर। अब आपको समझना है कि मौलिक कर्तव्य होते क्या है, एक्चुअल होते क्या है। तो मैं आप देखो तीनों चीज रिलेट करती हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाई है जस्ट। मौलिक अधिकार, उसके बाद नीति निदेशक तत्व है, और उसके बाद बात आती है किसकी, मौलिक कर्तव्य। इनमें थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस है और वो क्लियर हो जाएगा, तीनों चीजें एक साथ बताऊंगा। अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, क्लियर। अब देखो ये नाम है ना, आपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ये आपने तीनों में पढ़ लिया। पहले पढ़ लिया कहाँ, मौलिक अधिकार में, उसके बाद कहाँ पढ़ लिया, नीति निदेशक तत्व। तो अब मौलिक कर्तव्य में फिर आ गया, तो इसका ही पोस्टमार्टम करते हैं पहले। अब देखो सबसे पहले पढ़े अपन ने क्या, मौलिक अधिकार पढ़े ना, अब मौलिक अधिकार। और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, नीति निदेशक तत्व। क्या पढ़े अभी, नीति निदेशक तत्व। और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ रहे हैं, मौलिक कर्तव्य। अब देखो तीनों में ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। और इसी में एग्जाम्पल के रूप में अपन क्या ले रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल के रूप में ये ले रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। हाँ, तो तीनों में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व में कहा उल्लेख है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, अनुच्छेद नंबर नहीं 48 नहीं है, 45, याद नहीं करते हो ना, अनुच्छेद नंबर 45 में कहा उल्लेख है, अनुच्छेद नंबर 45। अब देखो ये चीजें समझो, ये समझ में आनी जरूरी है। नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद नंबर 45 में कहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, अगर उससे कम किए तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये सजेशन, सुझाव दे दिया। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये वाली बुक है या मेरे नोट्स हैं, आप पढ़ लो, नौकरी लग जाओगे। पढ़ना ना पढ़ना आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये केवल सजेशन किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। अब वहां से, कहां से, नीति निदेशक तत्व से इसको उठाया और कहां डाल दिया गया, अनुच्छेद 21 कै, जहां मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अब इसको मौलिक कर्तव्य में डाल दिया तो इसका प्रावधान सरकार को करना पड़ेगा। यहां क्या होगी, बाध्यता होगी। यहां तो उनके पास ऑप्शन था, यहां क्या होगी, बाध्यता।
कहने का मतलब हर गांव में अब उनको स्कूल खोलना पड़ेगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसको मौलिक अधिकार में डाल दिया। अगर मौलिक अधिकार में डाला गया और ऐसा नहीं करते हैं तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है? उसके बाद देखो, अब बात आती है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में 51 क में ही सारे मौलिक कर्तव्य डाल दिए गए एक में, ठीक है, अनुच्छेद 51 क में। अब उसमें कहा गया, देखो यहां केवल सुझाव दिया गया, यहां प्रावधान कर दिया गया। अब कर्तव्य का मतलब ये होता है कि वो अपने पेरेंट्स, माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे को कहां भेजें? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में भेजें। अब सरकार ऐसा नहीं करेगी कि बच्चों को पकड़ पकड़ के आ जाओ स्कूल में आ जाओ। आगे क्या बात समझे? तो मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार क्या, ये चीज समझ में आई क्या आपको? क्लियर है ये चीजें? दोबारा से देख लो, बता देता हूं। नीति निर्देशक तत्व में केवल सरकार को सुझाव दिया गया है कि आप ऐसा करो तो देश का विकास हो सकता है, बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो ही देश का विकास होगा। अब सरकार ने इसको यहां से उठाया और किस में डाल दिया? मौलिक अधिकार में। क्यों डाल दिया मैं बताऊं? सरकार पर कोई बाध्यता नहीं थी। सरकार को सही लगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए। समझ रहे हो क्या? देश की कमान मजबूत होती है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे देश कैसे चलेगा? ये चीज तो समझ रहे हो। इन्होंने कहा कि इसको यहां, अभी कहीं और भी डाल सकते थे इसको, लेकिन मौलिक अधिकार में इसलिए डाला कि कोई भी सरकार आए लेकिन शिक्षा का प्रावधान करेगी करेगी, ठीक है। अब यहां डाल दिए गए। अब उसके बाद आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब वो अपनी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें, उनको स्कूल में भेजें, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। सरकार केवल क्या कर सकती है? स्कूल खोल सकती है, अच्छा स्टाफ दे सकती है। आगे बात समझ में? टीचर की फैकल्टी दे सकती है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि प्रत्येक घर में जाएंगी और ये कहेगी कि आपके बच्चे को स्कूल में भेजो, वो जिम्मे। लेकिन भारत देश में ऐसा भी हो रहा है, जैसे ग्रामीण स्तर पर अगर देखोगे सरकारी स्कूल होते हैं तो उनमें घर घर, जैसे शीतकालीन अवकाश होता है या फिर अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, उसके अंतर्गत बच्चे को स्कूल में लेके आने के लिए प्रेरित करते हैं, भाई हाँ बच्चे को पढ़ना चाहिए ये वो। पर आप ला कहते हैं मान लो कौन पढ़ा है, जाओ थे आप ही भेज जाओ, मैंने बेरो को नहीं गए। अब वह तो ठीक है भाई, बच्चा 4-5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया तो स्कूल में भेजो। मान लो टाबर है, कौन भेजा? थारे ज्यादा दिक्कत है कि हमारी दिक्कत को नहीं। अब वो उस चीज को नहीं समझ रहे। बात क्या है? आगे क्या बात समझ? क्योंकि बच्चे शिक्षित होने जरूरी हैं, और बच्चे शिक्षित होंगे तभी किसका विकास होगा? एक देश का विकास होगा। पढ़े लिखे, अरे एक बात बताऊं मैं आपको, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, समझो एक बात, अपराध कर रहे हैं तो मेरे को बताओ आपके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको क्या करना चाहिए उसके साथ? हाँ, समझाना चाहिए, समझाया जाए, उसके बाद ना माने तो सजा देनी चाहिए, ये है कंप्लेन। पर मैं कहता हूं अगर अपराधी है तो उसको शिक्षा दी जाए। क्या दी जाए? शिक्षा। शिक्षा सब सिस्टम को खत्म कर देगी। अपराध बचपन से नहीं है, किसी से सीखा है। अगर अच्छी शिक्षा होगी ना स्टार्टिंग से, पहली बात तो अपराध ग्रहण नहीं करेगा, ये अपराध वाली बातें ही नहीं करेगा। अगर उसके पास कोई आके बताता है उसके पास अच्छी शिक्षा है तो खुद ग्रहण नहीं करेगा, उसी को सजा दिलवा देगा। और ये के बात समझे? तो अपराध बढ़ेगा नहीं। अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा देश में। अरे ये के बात समझे? कोई भी व्यक्ति गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको शिक्षा दो, सजा मत दो। अरे ये के बात समझे? इसीलिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो ऐसे काम नहीं करते, बहुत कम चांसेज होता है। कोई मजबूरी हो अलग हो, वो तो कारण अलग हो जाता है ना। बाकी पढ़े लिखे लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, और इस कैटेगरी से अपने दूर ही रहते हैं। अपराध की श्रेणी में उनका नाम नहीं आता, ठीक है, याद रहेगा। तो मैंने देखो आज अपने बात किसकी की है? भाग 4 क। भाग 4 क में किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51 क। पूछ ले आपको कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया तो क्या बताओगे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल संविधान, मूल संविधान का मतलब है जिस समय संविधान लागू हुआ है उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी तो क्या बताओगे? 0 थी। उसके बाद कौन सा संविधान संशोधन होता है? 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वें के तहत कितने जोड़े जाते हैं? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। उसके बाद होता है 86वां संविधान संशोधन, उसके तहत एक और जोड़ा जाता है 11वां। और 86वां संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में। 11वां कौन सा जोड़ा जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। क्लियर है? अब मौलिक कर्तव्य 11 क्या है? मैं देखो मौलिक कर्तव्य वैसे आपसे पूछे नहीं जाएंगे क्या क्या, मैं बता देता हूँ।
व्यक्ति को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, कहने का मतलब संविधान में जो बातें लिखी हैं उनको अपनाना चाहिए, संसद की रक्षा करनी चाहिए, संसद जो बातें कहती है उनकी अनुपालना करनी चाहिए। देश में कोई आंदोलनकारी है, जैसे पहले आंदोलन किया मंगल पांडे हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनका अपन को समाज करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और उसके बाद वैज्ञानिक वर्ग है, जो देश को आगे लेके कौन जा रहे हैं, वैज्ञानिक, उनका भी अपन को समाज करना चाहिए। देश के प्रति सकारात्मक भावना होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। बात समझ रहे हो क्या ये चीजें? और अगर अपने देखो देश के जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उसको भी देख रेख करने का तो सरकार का अधिकार है, लेकिन उसको हानि ना पहुंचे, ये एक व्यक्ति का दायित्व बनता है। ठीक है, आपसी भाईचारा बनाए रखें। और लास्ट एक बताया था आपको, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान। कहने का मतलब मौलिक कर्तव्य का मतलब ये अपने काम के प्रति सजग रहो और बाकी जितने भी संसाधन है उसको नुकसान मत पहुंचाओ, सबका सम्मान करो जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। ये है मौलिक कर्तव्य। आगे क्या बात समझ में क्लियर है? लिखवाएं, लिखो, हेडिंग लगाओ। लिखो भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, यहां तक लिख दो समिति तक, नोट डाउन कर दो समिति तक, उसके बाद लिखवा दूंगा मैं। उतार दिया? हाँ समिति, एक बार यहां तक ही नोट डाउन करो, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा। लिख दिया क्या? आगे लिखो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0। वर्तमान में 11। लिखो वर्तमान में कितने? 11 है। क्या हो गया? हाँ ये लिखवाएंगे, एक बार इतना तो लिखो, उसके बाद लिखवाएंगे। लिख दिया? वर्तमान में कितने? 11। अब लिखो 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। लिख दिया? नीचे लिखो इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, आगे लिखो 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 लिखती हैं। इसके तहत एक मौलिक कर्तव्य और ब्रैकेट में लिख देना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ब्रैकेट में लिखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ब्रैकेट बंद, को जोड़ा गया। क्लियर? लिख दिया? अब लिखो, अभी रुको मत, अब एक पहले लिखो एग्जाम्पल, ऐसे लिखो एग्जाम्पल, और उसमें लिखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। और इससे आपको पता चलेगा कि मौलिक अधिकार में, नीति निदेशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य में क्या डिफरेंस है। अब देखो इसमें पहले लिखोगे, लिख दिया ना? अब
एक साइड मौलिक अधिकार, बीच में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। यहां लिखोगे 21 क, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 क। अब ये क्या है? सुझाव है, नीचे लिखना ये क्या है? सुझाव। ये फिर मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, तो इसे लिखना प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें नीचे लिखना है। और इसमें लिखना है अभिभावक का कर्तव्य। अभिभावक का कर्तव्य। अभिभावक का कर्तव्य, ये किसका कर्तव्य होता है? अपने पेरेंट्स का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, वो उनकी जिम्मेवारी है। हाँ ये लिखना है, इसमें तो लिखना है सुझाव, इसमें लिखना है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, और उसमें लिखना है अभिभावक का कर्तव्य। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको पता चलना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। क्लियर? ये अपना भाग 4 के कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? भाग 4 के। इसके बाद अपन कौन सा भाग पढ़ेंगे? भाग 5। और भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ राज्य। संघ राज्य होता है क्या? संघ व राज्य क्षेत्र, वो भाग में। हाँ, तो इसमें भाग 5 में उल्लेख है संघ, केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया। किसका? केंद्र सरकार का। देखो आज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, कल करवा देंगे बाकी, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5, 5 में उल्लेख किसका है? संघ, जिसे अपन केंद्र की सरकार बोलते हैं। संघ या केंद्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? संघ या केंद्र। अब पूछ ले कि भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? हाँ, अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक उल्लेख है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक उल्लेख है, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग डिवाइड किया गया कि कौन से पार्ट में क्या है। अब सबसे पहले आता है क्या? कार्यपालिका। क्या आती है? कार्यपालिका। और कार्यपालिका क्या होती है ये बताई दिया आपको, बताया था क्या? ठीक है। तो कार्यपालिका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक किसका उल्लेख है? कार्यपालिका। कार्यपालिका के बाद 2 नंबर आती है संसद या व्यवस्थापिका। इसे अपन बोलते हैं संसद या फिर व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, इसका उल्लेख कहां से कहां तक है? हाँ, 78 खत्म हो गया, उसके बाद 79 से लेकर 122 तक किसका उल्लेख है? संसद या व्यवस्थापिका का उल्लेख है। उसके बाद 3 नंबर बात किसकी आती है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 123, 123 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्लियर? उसके बाद बात आती है किसकी? न्यायपालिका। और न्यायपालिका का मतलब है ये सुप्रीम कोर्ट। किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की। एससी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इसका उल्लेख कहां से? अनुच्छेद नंबर 124 से 147 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उल्लेख है। क्लियर? याद रहेगा। इसके बाद एक और रह गया। कौन सा रह गया? सीएजी। और सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी क्या होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे अपन क्या बोलते हैं? सीएजी। और सीएजी का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक। किसका उल्लेख है? सीएजी का। क्लियर? दोबारा से देखो, अपन बात करें भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में उल्लेख किसका है? संघ या केंद्र।
संघ या केंद्र की सरकार कैसे बनी है, किन किन से मिलकर बनी है, उनका उल्लेख है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151। सबसे पहले एक नंबर पार्ट आता है इसका, क्या? कार्यपालिका। कार्यपालिका का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक। 2 नंबर क्या होता है? संसद या व्यवस्थापिका, उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर 122 तक। उसके बाद बात आती है 3 नंबर, राष्ट्रपति का अध्यादेश, उसका उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 123। उसके बाद क्या बताया आपको? न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका है, जिसे अपन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, और उसका उल्लेख अनु अनुच्छेद नंबर 124 से 147। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है? सीएजी, जिसे अपन बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा प्रेक्षक, अनुच्छेद नंबर 148 से लेकर 151 तक। ठीक है, ये इतना पार्टीशन आप याद रखोगे, उसके बाद आपको आगे का पार्ट करवाएंगे। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर दो। लिखो, क्या कह रहे हो? लिखा हुआ है? ऐसे कह रहे हो? लिखो, फिर लिखो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसी में लिख लो आगे। अगर अपन राज्य में न्यायपालिका की बात करेंगे तो वो क्या होगी? हाई कोर्ट। अगर केंद्र में बात करेंगे तो वो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका राज्य में भी तो होती है। वो आएगा, राज्य की बात आएगी भाग नंबर 6 में। और जब तक आप भाग नंबर 5 अच्छे से नहीं पढ़ोगे, भाग नंबर 6 समझ में नहीं आएगा। कर दिएगा नोट डाउन? जल्दी करो तो। कर दिया? देखो, एक बार मैं आपको भाग नंबर 4 फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि भाग चार चार क्या में तो कुछ है नहीं ज़्यादा। भाग चार में किसका उल्लेख है? हम किसका उल्लेख है? नीति निदेशक तत्व है। अनुच्छेद नंबर 36 से 51 कहाँ से लिए गए? आयरलैंड ने कहाँ से लिए? स्पेन से। समिति पूछ ले कौन सी? तेज बहादुर सप्रू समिति। उसके बाद बात आती है अनुच्छेद नंबर 36, किसका उल्लेख है? राज्य की परिभाषा। 37 में किसका उल्लेख है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 38 में सरकार जनता का कल्याण करे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप से। 38 क, प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताओं को दूर करना। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 39 39, समान काम के लिए स्त्री व पुरुष को समान वेतन। 39 क में किसका उल्लेख है? निःशुल्क विधिक सहायता। और उसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 40, पंचायती राज का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 41 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 41, दमन ट्रिक बताई थी, दमन दय से क्या होगा? विशेष दशाओं में प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 42, अमनोचित दशा व प्रसूति सहायता। अनुच्छेद नंबर 43, निर्वाह योग्य मजदूरी। 43 क में उद्योगों आदि में सामान्य व्यक्ति या मजदूर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। और 44 में समान सिविल संहिता। 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान। और उसके बाद बताए 46 रह गया, SC ST OBC को आरक्षण। और 47 में पोषायुक्त आहार की बात की गई है। 48 में किसकी बात की गई है? कृषि व पशुपालन आधुनिक तकनीकी या वैज्ञानिक प्रणाली से होना चाहिए। 48 क में किसका उल्लेख है? वन वन्य जीव व पर्यावरण का संरक्षण। उसके बाद 49 में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद स्मारक सार्वजनिक स्थल आदि की संरक्षण कौन करेगा? सरकार करेगी। अनुच्छेद नंबर 50 में किसका उल्लेख है?
कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया। अनुच्छेद नंबर 51, अशांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी शांति है उसको बढ़ावा देना। अब उसके बाद पढ़ा अपने भाग 4 कै, अनुच्छेद 51 कै, और उसमें किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। प्रारंभ में 0 होते हैं। 42वां संविधान संशोधन 10 जोड़े जाते हैं, और उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 1 जोड़ा जाता है। क्लियर? इतना पढ़ा है, इतना याद करके आओगे, ठीक है।